एक ही खटिया के ऊपर नीचे देवरानी जेठानी की सुहागरात। अजी सुनिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हमारे ऊपर देवर और देवरानी जी सोए हैं। अजी सुनिए, हमारे नीचे जेठ और जेठानी जी सोए हुए हैं। सुंदर नगर, एक बहुत ही सुंदर गांव जहां खुशियों से भरा माहौल और खुशियों की चहचहाट थी। उसी गांव में रहती थी विमला देवी। विमला देवी बहुत साधारण थी। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। बेटों की शादी करनी थी, लेकिन घर बस 4 पाई का ही था। उसके पड़ोस वाले एक आदमी ने अपनी 2 बेटियों की शादी विमला देवी के बेटों से कर दी। शादी हो गई, बहू घर में आई। पड़ोस वाली बहू देखने आई और बोल पड़ी, ये देखो, 2 बहुएं घर में लाई है, लेकिन घर में रहने की जगह तक नहीं। कहाँ सुलाएंगी बहू और जवान बेटों को। इतना भी नहीं पता, पहले घर बना लेते फिर शादी करते। हाँ बहन, हमें क्या इनसे, अब ये खुद जाने इनका दर्द। अब 2 जवान बेटे और जवान बहू एक साथ इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, ये तो माँ को समझना चाहिए। लेकिन माँ तो माँ रही। दोनों हंसने लगी, उनका मजाक उड़ाने लगी। विमला देवी यह सुन रही थी। घर के अंदर जाते ही विमला देवी को उनकी बात खलने लगी। माँ, आप उनकी बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो तो बस दूसरों की टांग खींचती है और मजबूरी में उनकी मजाक उड़ाती है। आप तो जानती है ना, उन्हें कितना मजा आता है दूसरों की कमजोरी पर हंसना और मजबूरी पर। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इस 4 पाई के रूम में अपना बिस्तरा लगा लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें पता है आपको वही बात मन में खटक रही होगी जो उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। हम इसी रूम में सो जाएंगे। नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब बात पहले जैसी नहीं रही। मैंने तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ किया है। बहू और दोनों बेटों के लिए मैंने पहले ये सोच लिया था। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी खटिया बनाई है जहाँ पर तुम सो सको। एक भाई ऊपर सो जाना और एक भाई नीचे। जब तक हमारे हालात सुधर नहीं जाते तब तक तुम लोगों को वही सोना होगा। मेरी तबीयत की वजह से हमारे इलाज में पैसे खर्च हो गए, वरना हम भी एक बड़ा आलीशान घर बनाते तुम्हारे लिए। उसके बाद वो लोग कमरे में चले गए जहाँ पर एक बड़ी सी खाट थी, जहाँ जिस पर ऊपर और नीचे सोने के लिए जगह थी। दोनों भाई देखने लगे। भैया भाभी, आप दोनों बड़े हैं, आप जाइए ऊपर सो जाइए। मैं और मेरी पत्नी यहाँ नीचे सो जाएंगे। आप लोग जाइए ऊपर, हम नीचे रहते हैं। ना देवर जी ना, मैं तो ऊपर नहीं जाने वाली। मुझे डर लगता है ऊंचाई से और मुझे चक्कर आते हैं। मैं तो ऊपर नहीं सो सकती। अच्छा शाम, तुम और बहू ऊपर चले जाओ, मैं और साधना यहाँ पर नीचे सो जाते हैं। ठीक है भैया, जैसे आप कहे। मैं और कविता ऊपर चले जाते हैं। हम ऊपर जाकर सो जाएंगे। उसके बाद शाम ऊपर चढ़ गया। उसको देखते देखते कविता भी उसके पीछे पीछे ऊपर चली गई। चलो साधना, अब हम सो जाते हैं, बहुत देर हो गई और आज हमारी सुहाग रात भी है, शादी की पहली रात। चलो जल्दी से सो जाते हैं, बहुत रात हो गई, तुम थक गई होगी। लेकिन ये घर तो छोटा है, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिन हमें ऐसे ही बिताने होंगे। उसके बाद वो दोनों सो गए, लेकिन साधना के मन में अजीब सी बेचैनी थी। अजी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। आज हमारी सुहाग रात है और हम ऐसे कैसे सो सकते हैं। हमारे थोड़े ऊपर ही हमारे देवर और देवरानी हैं। अगर कुछ हुआ, अगर वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे साधना। जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते हमें ऐसे ही रोज सोना होगा। तुम जानती हो, माँ के इलाज में सब पैसे खर्च हो गए हैं और हम कहीं से कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे पास ना तो ज़मीन है जायदाद। उसके बाद दोनों समझदारी से सो गए। ऊपर
कविता के मन में भी यही सवाल थी। अजी मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, हमारे नीचे ही दीदी और भैया सोए हुए हैं। अगर उन्हें ज़रा से भी आवाज़ आ गई तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और कहीं मैं यहाँ से गिर गई नीचे तो। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा कमरा ऐसा होगा। मेरे तो बहुत अलग खौफ थे कि शादी के बाद मेरा अलग रूम होगा, मैं और मेरे पति उसमें रहेंगे। पर ये तो बहुत मेरे सोच के परे है। आपको डर नहीं लगता यहाँ पर सोने से? मुझे तो बहुत डर लगता है, ये सोच सोच कर ही मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कविता तुम सो जाओ, तुम थक गई होगी। और यहाँ से गिरने की बात रही तो मैं हूँ ना तुम्हें पकड़ने के लिए, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। और जब तक हमारी हालात नहीं सुधर जाते ना, हम यही ऐसे ही सोएंगे। पता नहीं कब हमारे हालात सुधरेंगे। मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जितने पैसे थे सब माँ के इलाज में खर्च हो गए। अभी तो हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। बस तुम इंतज़ार करो, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। एक दिन ज़रूर। उसके बाद कविता और श्याम दोनों सो गए। सुबह हुई। गांव में वही चर्चा। बहन तुम्हें पता है विमला काकी के दोनों बेटे एक ही कमरे में सोए। पता नहीं विमला काकी को भी शर्म नहीं, नई शादीशुदा जोड़ों को एक साथ सुला दिया। उन्हें पता नहीं उन्हें अकेले में वक्त देना होता है। अब रोज का यही हो गया, बड़ी बहू नीचे सोती और छोटी बहू ऊपर। अजी ये सब कितने दिनों तक चलता रहेगा? गांव में बस हमारी ही चर्चा है कि विमला की दोनों बहुएं एक साथ एक ही कमरे में सोती है, दोनों बेटे। सब हमारे गांव में हम पर हंस रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कब तक ये बातें सुनती रहूं? मैं तो बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। साधना तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे दिन भी बदलेगी। जो लोग हम पे हंसते हैं वही हमारे ऊपर हमारी प्रशंसा करेंगे कि गरीबों में इन्होंने कैसे दिन निकाले। गाँव वाले तो बस दूसरों की टांग खींचते हैं और उनकी परेशानियों में दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ये तो गाँव वालों की आदत है। अगर हमने उन पे ध्यान देना ही बंद कर दिया तो हमारी ज़िंदगी की आधी परेशानी ही ख़त्म हो जाए। चलो सो जाओ, मुझे कल बहुत काम है। और ऊपर साधना और उसके पति सो गया। विमला देवी एक दिन अपनी सहेली के घर गई। और विमला तू तो गांव में बहुत चर्चा में है, तूने जो किया गांव में सब तेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। तू तो बहुत कमाल की निकली अपने बेटे और बहू के साथ। क्या करूँ तू ही बता शांता, कब गरीबी का कोई इलाज नहीं होता। गरीबी में सबको एक न एक दिन ऐसे दिन देखने ही पड़ते हैं। अब मेरा इसमें क्या दोष है कि मैंने बहू और बेटों को एक कमरे में सुलाया। अब मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं उन्हें कहाँ सुलाऊं बाहर? अब तू ही बता। गरीबी में कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन कहीं एक दिन एक दूसरे पे टूट कर गिर गए तो मुझे मत कहना। उसके बाद शांता हंसने लगी। बेचारी विमला का दिल टूट गया। एक दिन साधना ऐसे ही सोच रही थी, अब उसको कुछ खन खन की आवाज़ आई। अजी सुनती हो? जब से मैं यहाँ सोती हूँ मुझे खन खन की आवाज़ आती है। मैं मायके में भी ऐसे ही सोती थी, ज़मीन पर कभी कभी, पर कभी नहीं हुआ। सो जाओ साधना, तुम्हें तो कुछ भी सोचता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। और ऊपर श्याम और कविता को भी हमारी आवाज़ से परेशानी हो सकती है, वो भी है इसी कमरे में सोते हैं। अजी एक बार तो देखिए, कुछ तो नीचे खन खन बजता है। उसके बाद दोनों चुपचाप ज़मीन पर उसी जगह बैठ गए। इसी जगह पे मुझे हर रोज़ खन खन की आवाज़ आती है। पता नहीं, ऐसा लगता है कोई खजाना या कोई मुझे जैसे ज़मीन के अंदर बुला रहा है। दोनों ने वहाँ पर खोदना शुरू किया। अचानक वहाँ से एक संदूक निकली जो बंद थी। दोनों ने ज़ोर से उसे खोला। उसमें तो सोने चांदी जैसे हीरे चमक रहे थे। अजी ये तो देखो कितने हीरा चांदी जैसे चमक रहे। ये कहीं हमारा पुश्तैनी खजाना तो नहीं जो आपके पूर्वजों ने पहले कहीं छुपा होगा? हाँ साधना, तुम सही कह रही हो।
ये खजाना हमें छुपा के रखना होगा, कहीं गांव वालों को पता चल गया तो वो इसे हमसे चुरा ना ले। हमें ये बात सुबह माँ और शाम को चुपचाप बतानी होगी। चलो अब सो जाते हैं, कहीं कोई जाग गया तो। दूसरे दिन सुबह हुई। वो लोग खजानों को लेकर अपने घर में खड़े थे। सब खजाने को देख रहे थे। माँ, ये खजाना कल रात हमारे खटिया के नीचे मिला, जिसे हमने वहाँ से खोद के निकाला। लगता है ये हमारे पूर्वजों का है। हमें इसे बड़ी सावधानी से रखना होगा, क्योंकि गांव वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप तो जानते हैं गांव में कितने चोर रहते। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। हमें ये खजाना बहुत सही से इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा खजाना कब गायब हो जाए हमें खुद ना पता चले। माँ, आप क्या कहती हो? आपका क्या विचार है इस बारे में? हमें इस खजाने का क्या करना चाहिए? क्या इसे हमें छुपा के रखना चाहिए या गांव वालों को बताना चाहिए? बेटा, आप तुम दोनों जो फैसला लो मैं वही करूँगी, क्योंकि मेरे फैसले से मैंने देख लिया है। उसके बाद जैसे ही वो खजानों को देख रहे थे, गांव की दो औरतें उनकी पड़ोसन आ गई, जो उनका मजाक बना रही थी। तभी एक बोली, अरे इतना सारा खजाना आपके घर में से निकला? ये खजाना तो जरूर बड़ी बहू को ही देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है, उसे सारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि उसका हर चीज़ में पहले हक बनता है। अगर बड़ी बहू को ज़्यादा मिलेगा तो ही इस घर में खुशियाँ टिकेगी, वरना छोटी बहू को अगर ज़्यादा दिया तो इस घर में दुख ही दुख फैलेगा। बड़ी बहू का हर चीज़ में ज़्यादा हक होता है। बड़े बेटा और बड़ी बहू को ही ज़्यादा मिलना चाहिए। बिमला मासी, आपको बड़ी बहू को ही ज़्यादा देना चाहिए। सुन साधना। नहीं नहीं, साधना को क्यों? कविता को भी मिलना चाहिए। कविता भी इस घर की बहू है और छोटे बेटे का भी उतना ही हक होता है जितना कि बड़े बेटे का। आजकल वो ज़माना नहीं रहा जहाँ बड़ी को ज़्यादा मिले और छोटी को कम। आजकल सबको बराबर मिलता है। छोटे बेटे को तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, छोटे बेटे को ही मिलना चाहिए। विमला मौसी, आप इसकी बात मत सुनो। अब छोटी बहू कविता को ही ज़्यादा खजाना देना। देखो कविता, तुम छोटी हो, तुम्हें तुम्हारा हक के लिए लड़ना होगा। तुम नहीं लड़ोगी तो ये बड़ी बहू सब ले लेगी इस खजाने में से। मेरा तो काम था तुम्हें बताना, मैंने तो बता दिया। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही करती हो। इन दोनों बहुओं को फैसला लेने दो कि ये खजाना कैसे आपस में बांटना चाहती है। हम कोई नहीं होते इनमें बोलने वाले, और खासकर तुम दोनों। माँ, आप सही कह रही हो। हमें इस खजाने का लालच बिल्कुल नहीं है। हमें प्यार से रहना है, इसलिए इस खजाने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। हम ये सब खजाना हमारे नए घर के लिए रखेंगे, जिससे हमारा घर बन सके। मुझे इस खजाने का लालच होता तो मैं कल रात ही इसे छुपा लेती, लेकिन मैंने इसे हम सब के लिए रखा है। ये खजाना हम पूर्वजों का है और इस पर हम सब का हक बनता है। इसीलिए मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि ये खजाना सिर्फ मेरा रहे। ये खजाना कविता का भी उतना है जितना मेरा, जितना आपका और हम सबका जो इस परिवार में रहते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। मैंने आपको बड़ी बहन माना है। हमने गरीबों में कैसे दिन निकाले इस घर में सिर्फ हम दोनों जानती है। हम दोनों बस एक चारपाई पे सोए हैं इस घर में। ये पड़ोस वाली काकियाँ तो बस लड़ाई करने आती है यहाँ पे। इन्हीं दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। इसीलिए मैं आपके साथ हूँ दीदी। आप जो फैसला लेंगी मुझे वो मंजूर होगा, और ये खजाना हम दोनों मिलकर हमारा नया घर बनाएंगे। बहुत खुशी हुई बेटियाँ तुम दोनों के विचार सुनकर। मुझे लगा बहुएं सोने के लिए लड़ेगी, लेकिन तुम दोनों ने जो प्रेम दिखाया वो बहुत बढ़कर है इस सोने से भी। अब ये घर कभी नहीं टूट सकता। उसके बाद उन्होंने उस सोने से एक बड़ा सा हवेली बनाई। उस हवेली में वो रहने लगे प्यार से। उनके बाद उनके दिन बदल गए, उनकी परिस्थिति सुधर गई और दोनों बहुओं को अपना अपना कमरा मिल गया। सास ये देखकर बहुत खुश थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये दिन भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेरी दोनों बहुओं की किस्मत से
आज मैं ये दिन देख रही हूँ। इतना बड़ा घर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बीमारी के बाद मुझे लगा था मैं उसी झोपड़ी में मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बहू का भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे इस महल में रहने का सुख मिला। उसके बाद दोनों बहुओं को अपना अपना कमरा मिल गया। साधना को अपना और कविता को अपना, दोनों अपने कमरे में बहुत खुश थी।